क्यों करनी चाहिए? हम ये पहली बात, ये पूरी सृष्टि जो है वो सेवा पर आधारित है। यदि हमारी सेवा ना हुई होती तो हम तो माँ के गर्भ से बाहर भी नहीं निकल पाते तो शायद पता नहीं कितने दिन जिंदा रहते ना रहते। और जीवन पर्यंत हम समाज से पाते हैं। तो दूसरा पॉइंट ये है कि हम केवल पाएँगे और देंगे नहीं, तो ये तो बड़ी कृतज्ञता हो जाएगी। तो जो पाता है वो देता भी है, अन्यथा चोर प्रवृत्ति हो जाएगी। हमारी संस्कृति तो कृतज्ञता ज्ञापित करती है। तो हम सब कुछ तो चुका नहीं सकते, कुछ सेवा का प्रयास करके उनको कुछ तो दे सकते हैं। मूल बात तो यही 2 है। बाकी उससे आत्मशक्ति बढ़ती है, आत्मसंतुष्टि मिलती है। हम दूसरों के लिए चुंबकीय व्यक्तित्व बन पाता है, लोग हमें लाइक करते हैं, हमें सम्मान मिलता है। ये सेकेंडरी चीज़ें हैं, लेकिन ये सब मिलती ही है। मैं बच्चियों को कहना चाहती हूँ, हमारी जो बेटियाँ बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ, यदि वो प्रश्न करना चाहें तो? धन्यवाद। जी। कोई प्रश्न? यदि प्रश्न नहीं है तो फिर हाँ जी। धन्यवाद। किसी ने लिखा है कि आज की क्लास को जीवन में उतारने की कोशिश करूँगी। कोशिशों से बात नहीं बनेगी, संकल्पित होइए, थोड़ा-सा संकल्प लीजिए, 2-4 पॉइंट और वो उसके ऊपर पूरा विचार केंद्रित कीजिए, वो ज़रूर सफल होगा। तो फिर आज समाप्त कर दें? कल बहुत महत्वपूर्ण क्लास नारी स्वास्थ्य आज का क्लास स्वास्थ्य की क्लास है। हमारी सारी बहनें, बेटियाँ जो जुड़ी हैं, वो कल की क्लास में अच्छा लगा आज का क्लास। हाँ जी, दीदी जी, एक धन्यवाद। प्रश्न यह है, हाँ जी, अहंकार से बचने के लिए क्या करें? हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न सेवा है। करें। अहंकार से बचने के लिए सेवा करना है। तो अहंकार का मतलब पहले समझें। अहंकार का मतलब होता है कि मैं ही हूँ बड़ी और दूसरा कोई नहीं है। अपनी शिक्षा को, अपनी प्रतिभा को, अपने ज्ञान को, अपने आप को बड़ा समझना, एक बात। दूसरी बात ये समझना कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं परिपूर्ण हूँ अपने आप में, ये समझ लेना। तो जो ऐसा समझता है उसका अहंकार बढ़ता है ना? इससे दूर रहने के लिए एक बात तो ये है कि अपने आप को हम बड़ा ना माने, लेकिन ये भी टेढ़ी खीर है, बड़ा कैसे ना माने? तो जब हम ये देखते हैं कि इस पूरी एक ने ऐसी कहा कि गुरु और शिष्य के बीच की बात है, तो गुरु के पास में शिष्य जाता है, कुछ बातचीत होती है तो उसको लगता है कि ये अहंकारी हो गया शिष्य, तो उसके अहंकार को तोड़ना था। तो उन्होंने कहा कि मैप लेके आओ, तो मैप लेके आए, पूरे विश्व का नक्शा। पूरे विश्व के नक्शे में हमारा देश कहाँ है? भारत, हाँ, इतना सा भारत। अब उस भारत देश में वास्तव में कितना कि हमारा शहर कहाँ है? कहीं दिख रहा है क्या? हमारा शहर वो एक पॉइंट टाइप का दिख रहा है। अब हमारा शहर दिख उसमें आपका मोहल्ला कहाँ है? और आपका वो मतलब शहर कहाँ है, मोहल्ला कहाँ है, आपका घर कहाँ है और उसमें आप कहाँ हो, कहीं है? इतना बड़ा ब्रह्मांड, एक नहीं अनेकों ब्रह्मांड हैं और ऐसी लाखों पृथ्वियाँ हैं, जहाँ इतने सारे लोग हैं और हमसे बहुत ब्रिलियंट लोग हैं। जब बड़े-बड़े लोगों की तो हस्ती दिखती नहीं है, तो हम कौन से खेत की मूली हैं? जब इन बात करते हैं, तो समझ में आता है कि मैं किस चीज़ का अहंकार करूँ? क्या है मेरे पास? और हम लोग तो ऐसे वाले हैं कि हमारे पास एक शब्द भी है तो गुरु जी का दिया हुआ है। एक भी विचार है दिमाग में तो गुरु जी का दिया हुआ है, सब उधारी का खाता है। किस चीज़ का अहंकार करेंगे? तो जब अपने आप को छोटा समझते हैं, उसका फ़ॉर्मूला ये है किस तरीके से छोटा समझते हैं। हमसे बहुत ज्ञानी, पढ़े-लिखे लोग हैं, वो हस्तियाँ तो मिट गई, उनका तो कुछ वजूद नहीं दिखता। बड़े-बड़े महाराजा, राजा, सम्राट आए, ज्ञानी आए, विद्वान आए, वो गए, तो हम कौन खेत की मूली? जब ये विचार करते हैं तो अपने आप अपने बारे में छोटा होने लगता है। जी, अहंकार और आत्मविश्वास में अंतर है। आत्मविश्वास जो है, वो अपने ऊपर विश्वास है। आत्मविश्वास, मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर लूँगी। एक तरह से ईश्वर विश्वास है, अपने ऊपर विश्वास है। और अहंकार जो है, एक तरह से वो
दूसरों से तुलना करता है कि मैं उसकी तुलना में मैं बड़ी हूं, ये जो चीज है वो आती है। दूसरों से अगर तुलना नहीं करेंगे तो अहंकार उतना नहीं हो पाएगा। अहंकार क्या है? एक तरह से सापेक्षिक है। मैं दूसरों से अच्छी हूं, मैं दूसरों से बड़ी हूं, मेरे सामने दूसरे छोटे हैं, ये तुलना आती है। स्वाभिमान में तुलना नहीं आती, आत्मविश्वास में तुलना नहीं आती। ये और एक है गुस्से में कंट्रोल। गुस्से में कंट्रोल। हाँ जी। गुस्सा आता क्यों है? सबसे पहले पॉइंट है गुस्से को पकड़ें। गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि हमारे मन का नहीं हो पाता। एकमात्र कारण है, मूल में ये है, हम जो चाहते हैं, हम हर चीज को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं, मेरे अनुसार होना चाहिए, मैंने जो कहा होना चाहिए, मैंने जो डिसाइड किया वो होना चाहिए, मेरी बात सबको माननी चाहिए, ये होना चाहिए। वो घर में भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, संगठन में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो ये जो मेरी मोनोपोली चलना चाहिए या मेरी बात जाननी सुननी चाहिए, ये जो हमारी भावना या जो हमारा लक्ष्य होता है वो पूरा नहीं होता, इसलिए हमें आता है गुस्सा। अब ये समझ में आ गया, हमने उसको खोजा, ढूंढा कि गुस्सा कहाँ से आ रहा है। अब दूसरा प्रश्न अपने आप से करें कि दूसरे को क्यों मेरी बात माननी चाहिए? कौन मैं हूं? मैं क्या बॉस हूं उनकी? और मैं दूसरों की बात मानती हूं क्या? क्या मेरी बात सब लोग मानते हैं? क्यों मानेंगे दूसरे लोग मेरी बात? मनवाना चाहती हूँ, मैं दूसरों की बात नहीं मानती, दूसरा मेरी बात क्यों मानेगा? तीसरी बात, इस संसार में हर व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, जीने की स्वतंत्रता है, विचार को व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, सब कुछ स्वतंत्रता है। इसलिए हर व्यक्ति अपने अनुसार चलता है। जितने अनुपात में हमारे साथ उनकी मैचिंग होती है, ट्यूनिंग होती है, उतने अंशों में, उतने अनुपात में हम साथ चल पाते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दोष नहीं है इसमें। अब उसको लेकर के बैठ गई, ये ऐसा करती वैसा करती, ये बात नहीं सुनती, ऐसा है वैसा वैसा, अरे अब बेकार की बातें हैं। क्यों सुनेगा कोई हमारी बात? क्यों चलेगा हमारे अनुसार? हर इंसान का अब उसकी मौलिकता है, उसकी अपनी मौलिक पहचान है, उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, उसके अपने विचार हैं। इसलिए कोई भी किसी की बात नहीं सुनता। आप पति पत्नी के बीच में देख लीजिए, कोई किसी की बात सुनता है? सुनना चाहता है? मजबूरी में भले सुनेगा थोड़ा बहुत। ट्यूनिंग जितनी रहेगी, जितनी मात्रा में एक दूसरे को खुश रखेंगे, एक दूसरे से तालमेल बिठाएंगे, उतने तक ही चलेगा। जब इन सब बातों पर विचार करते हैं ना, तो क्रोध अपने आप नीचे हो जाता है। फिर भी मान लो बहुत ऐसे आया तो क्या करें? तुरंत के लिए मौन रख लें, मैं 10 मिनट बाद बोलूंगी, अभी नहीं बोलूंगी, मुंह बंद, एकदम ताला लगा लिया। 1, ठंडा ठंडा पानी पी लीजिए। 2, स्थान परिवर्तन कर लीजिए, उसी स्थान को, उस व्यक्ति को जिसके ऊपर गुस्सा आ रहा है वहां से हट जाइए, सामने मत रहिए, सब गड़बड़ हो जाएगा। चौथी बात, उस समय आपका चेहरा बड़ा विकृत हो जाएगा जब गुस्सा आता है। तो आप बंद कमरे में जाइए और आईना देखिए कि आप दिखते कैसे हैं। आप देखेंगे आपका चेहरा इतना भयंकर, इतना विकृत हो गया है, इतना बदसूरत हो गया है, जबकि आपका चेहरा बहुत सुंदर है। उसको देखिए ध्यान से और धीरे से मुस्कुराइए, आर्टिफिशियल मुस्कुराइए, चलिए कोई बात नहीं। और फिर देखिए आपके दोनों चेहरे में कितना अंतर है। आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा कितना सुंदर, कितना सौम्य, और पहले वाले चेहरे को याद कीजिए कि मैं वही हूं क्या, पुराना वाला, पुरानी वाली। तो आपको लगेगा कि कितना विकृत चेहरा है, कितना भयानक चेहरा है, मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए। ये टिप्स उसी समय अप्लाई करने के हैं। लेकिन क्रोध को जीतने का तरीका यही है कि नजरिया बदलें। धीरे 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 होगा। प्लस उसके साथ खान पान में ज्यादा तेज मिर्ची मसाले, राजसिक भोजन करते हैं, उनको क्रोध ज्यादा आता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, योगासन प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, खान पान का ध्यान रखिए। 100 तकलीफों की एक दवा है, क्रोध भी उससे निश्चित रूप से नियंत्रण होगा। ठीक है, धन्यवाद। और कोई प्रश्न? आत्मविश्वास में कमी है। अभी आपको आत्मविश्वास बढ़ाने के बहुत सारे उपाय बताए ना भाई, बताए ना, ये आपको आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं। डिसीजन लेने में कंफ्यूजन सब उसी के साथ वाला है। ये की पॉइंट है। जल्दी उठिए, सवेरे योगासन प्राणायाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, नियत साफ रखिए, अपने काम से काम रखिए। ईर्ष्या, द्वेष, नेगेटिव बातें जो हमारे भीतर है उसको
चिंतन करके सूची बनाइए, त्यागिए, गलती हो गई उसके लिए सॉरी करिए, जिनसे जो मिल गया उससे संतुष्ट रहें और थैंक्स करें। आप देखेंगे कि आप बहुत हल्के हो गए, बहुत रिलैक्स फील करेंगे आप। ये प्रयोग करके देखने की चीज़ है जो बोल रही हूँ। प्रयोग कीजिए, नोट करके रखिए, प्रयोग कीजिए। और कोई बात? रेगुलर रूटीन कैसा होना चाहिए? ये एक आदर्श दिनचर्या होती है, उसमें टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको संक्षिप्त बताऊँ, सबकी दिनचर्या अलग-अलग होती है। यदि आप गृहिणी हैं तो अलग होगा, विद्यार्थी हैं तो अलग होगा, अलग-अलग होगा। महत्वपूर्ण बात ये है, सवेरे सो कर के उठना, रात में सोना, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। रात में हर हाल में 10 बजे सो जाइए, सोने चले जाइए। सवेरे 5 बजे कम से कम उठ जाइए। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए बहुत अच्छा, 5 बजे तो कम से कम उठने का सोचिए। 10 से लेकर के 5 बजे तक 7 घंटे होते हैं, 7 घंटे बहुत, बहुत, बहुत होते हैं सोने के लिए, इससे ज़्यादा मत सोइए। उससे ज़्यादा सोते हैं वो आलस्यता करते हैं, एक। दूसरी बात, सवेरे सोकर जल्दी उठना है तो रात में उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। 1 घंटे, 2 घंटे पहले 2 घंटे पहले भोजन कर लीजिए, हल्का खाना खाइए और 1 घंटे पहले अपना व्हाट्सएप और ये इधर-उधर की बातें और फ़ोन-फान और टीवी और सीरियल और पिक्चर ये सब बंद कर दीजिए। अच्छी किताबें उस समय पढ़ लीजिए, अच्छे विचार दिमाग में रखिए। सोते समय आधे घंटे पहले से जितने अच्छे विचार दिमाग में रहते हैं, वही अच्छे विचार सोकर उठते साथ याद आते हैं और वही आपको उठाते हैं, अन्यथा उठ नहीं पाएँगे आप। मैं उठने की तैयारी के बारे में पहले आपको सतर्क कर देती हूँ। सवेरे सोकर उठने के बाद में आपका पहला काम होना चाहिए कि आप लघु शंका के लिए जाते हैं तो जाइए, उससे वापस आने के बाद में क्या करेंगे, गरम-गरम पानी पीजिए आप। कितने लोग जुड़े? गरम-गरम पानी पीजिए, जब पानी पी लेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी, आप 4 बजे भी उठेंगे रात में, 3 बजे भी उठेंगे, गरम-गरम पानी पी लेंगे, आपको नींद नहीं आएगी उसके बाद में। गरम पानी पीजिए, थोड़ा आसन व्यायाम कीजिए, आपको शौच में जाने का मन करेगा 10 मिनट में ही, आप शौच से निवृत्त हो जाइए, पेट बिल्कुल साफ और हल्का-फुल्का जब होगा, उसके पश्चात आपका दिमाग बहुत दौड़ेगा, कहाँ? शांत दिमाग जो है वो, आप उस समय अध्ययन करिए, आप उस समय मेडिटेशन करिए। यदि आपको लगता है कि बहुत ठंड है, अभी आजकल ठंड का दिन है तो नहा नहीं सकते, कोई बात नहीं। आप दाँत साफ कीजिए, शौच के लिए जाइए और आप नहाने की हिम्मत नहीं है, तो आप वहीं पर ध्यान करने बैठ जाइए, योगासन कर लीजिए। जब आप नहा सकेंगे, थोड़ा समय बीत जाएगा 1 आध घंटा, उसके बाद में आप फिर नहाइए, फिर आप विधिवत उपासना के लिए बैठिए, चलेगा। विद्यार्थी हैं, आप उस समय पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन सवेरे स्नान ध्यान करना, एक स्नान टाइम से कर लेना, योगासन करना, मेडिटेशन करना, ये अनिवार्य काम है। योगासन, प्राणायाम, मेडिटेशन, मंत्र जप, ये अनिवार्य काम है। प्रातः काल जितना जल्दी हो सके तैयार होकर के ये काम निपटा लिया जाए। अपनी दिनचर्या में सबके लिए जो एक कॉमन बात है, वो ये है। उसके बाद आप नाश्ता करेंगे तो नाश्ते में जो आपका ये जो फास्ट फूड, जंक फूड वगैरह-वगैरह जो होते हैं, सब जानते हैं उसको अधिकतर लोग, वो ना लें। आप संतुलित तरीके से रोटी-सब्जी ले सकते हैं, आप फ्रूट्स ले सकते हैं, दूध उपलब्ध है तो दूध ले सकते हैं, हल्का-फुल्का आप पोहा इत्यादि ले सकते हैं, आप सूजी का बना हुआ कोई वो ले सकते हैं और उसके पश्चात आप पढ़ाई करिए, आप कोई काम करिए। यहाँ से तो सबकी दिनचर्या बदल जाएगी क्योंकि सबका स्टेटस अलग-अलग रहता है। स्कूल जाने वाला स्कूल जाएगा, घर की गृहिणी तो घर का काम-काज करेंगी। लेकिन आपकी अपनी दिनचर्या में सोने का समय, जगने का समय एक और दिन भर की दिनचर्या में ये जो आसन, प्राणायाम इत्यादि है और प्रातः काल उषापान ये बेहद ज़रूरी है और थोड़ा समय निकाल करके स्वाध्याय करना, बहुत ज़रूरी। कुछ सेवा का काम करना, बहुत ज़रूरी। साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा, आसन, प्राणायाम, योगासन और सो उठ करके तो जल उषापान कहते हैं जिसको पानी पीना, वो उस इतने ये जो है कॉमन है सबके लिए। इसके लिए ज़रूर समय निकालें। छोटी-मोटी सेवा जिसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं है, वो हम करें, किसी के लिए भी कर सकते हैं। अड़ोसी-पड़ोसी, मित्र, नातेदार, आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, आप 5 लोगों को प्रेरणा दीजिए, प्रेरित करिए उनको। इससे भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, स्वयं को भी अच्छा लगेगा और ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। किसी को प्रेरणा देना, किसी के मोराल को ऊपर उठाना, जो डाउन हो रहा है उसको, बहुत बड़ा काम है। और कोई प्रश्न? मनुष्य की पहचान उसके ज्ञान से होता है, कहने का मतलब उसका चिंतन, उसके पास में क्या क्या ज्ञान है। एक जानकारी होती है, ज्ञान होता है।
जानकारी केवल जानकारी होती है, वो इम्प्लीमेंट नहीं होता व्यक्तित्व में। ज्ञान का रूप तब लेता है जब हम उसको अपने व्यक्तित्व में उतारते हैं, दिनचर्या में उतारते हैं, उसको हम जब जीते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, अभी आपने सुन लिया, उषापान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, अच्छा ये जानकारी है। कल से जब आप उसको करने लग जाएँगे और लाभान्वित होंगे और आपको अनुभव होने लगेगा, अरे हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये मैं अभी तक मैंने गलती की, ये मुझे पहले कर लेना था। और आप बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और वो अपनी दिनचर्या का अंग बना लिया, आप अनुभवजन्य ज्ञान हो गया, ये ज्ञान है। ये जो ज्ञान है, अनुभवजन्य ज्ञान, ये व्यक्तित्व का परिचायक होता है, यही व्यक्ति की वास्तविक पूंजी होती है, जिससे व्यक्ति दूसरों को भी प्रेरणा देता है और अपने जीवन में भी उत्कर्ष को पाता है। ये ज्ञान है। और कोई बात? समाप्त हो गया? किसी को कुछ पूछना है तो हैंड रेज कर सकते हैं, ऐसे हाथ उठा लीजिए। हाँ दीदी बोले, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट हुई। अनम्यूट होइए प्रणीता दीदी, वो इधर से बंद है। सुनो ना क्या बोलते हैं। आस्क टू अनम्यूट कर रहे हैं यहाँ से आपको, आप अनम्यूट होइए ना दीदी। प्रणीता दीदी आप उधर से अनम्यूट नहीं। समझ में नहीं आ रहा है। प्रणीता दीदी आप उधर से खुद से अनम्यूट होइए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है आपकी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अगला अगला बोलें। नहीं हो पा रहा है दीदी। दीदी हमारा सवाल है कि जब हम कुछ करते हैं तो कंटिन्यू 4-5 दिन तक तो बहुत अच्छे से हो जाते हैं, लेकिन 8-10 दिन के बाद वो फिर पीछे की ओर चले जाते हैं। जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, सोचते हैं कि नहीं हम माला जाप आज 5 करेंगे, आज हम योगा करेंगे, तो 8 दिन 10 दिन तक कंटिन्यू होता है, लेकिन मतलब बीच में ऐसा कंडीशन हो जाता है कि फिर मेरा छूट जाता है। फिर बहुत प्रयास करते हैं उसको कंटिन्यू करना, लेकिन नहीं हो पाता है। इसमें दीदी बहुत सारे कारण रहते हैं। कोई परिस्थितियां अगर ऐसी आ जाती हैं, तो परिस्थितियां जो आती है ना, वो परिस्थितियां फिर वो हमारे प्रारब्ध को लेकर के हो सकता है ना? परिस्थितियां हैं तो, और हमारा मन नहीं हो रहा है, 4-8 दिन में उचट गया, हमें करने का मन नहीं हो रहा है, तो ये फिर हमारे मन की बेईमानी है। तो ये संकल्पों से होगा। और परिस्थितियां ऐसी कुछ आ गई जिससे कि वो नहीं हो पा रहा है, तो ये तो परिस्थितियां हैं। और परिस्थिति जन्य कारण जो है ना, वो हमारे प्रारब्ध के कारण होते हैं। ऐसे एक क्लास होगी कर्मफल का सिद्धांत, उसमें आप विस्तार से समझ पाएंगे। और तो वो जब परिस्थितियां टल जाती है उसके बाद फिर हम जब कोशिश करते हैं तो फिर नींद खुल जाती है, लेकिन हम बिछावन छोड़ नहीं पाते हैं। लगता है कि कोई हमको दबा रहा है कि नहीं तुम रहो, और कभी प्रयास होता है उठ के बैठना फिर सोना, नींद नहीं आती लेकिन बिस्तर नहीं छूटता है। ऐसा क्यों है? आप सोते कितने बजे हैं? उठते कितने बजे उठना चाहती हैं? हम तो दीदी अलार्म लगाते हैं, लेकिन उठते हैं 5, 5:15, 5:30 बज ही जाता है, और 10:30 के बाद हम सो जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। फिर तो आप रात में सोते समय अपनी मनोदशा भगवान को याद करके, उनसे कह करके, आधा घंटा सोते-सोते मेडिटेशन करके, जो आत्मबोध और तत्वबोध की साधना बताई ना गुरुदेव ने, तो तत्वबोध की साधना करके ये करिए और संकल्पित होइए, गुरुदेव से बोलिए, उनके सामने रोइए। यदि आप गायत्री परिवार से जुड़ी हैं तो हाँ गुरुदेव दीदी, से, या फिर आप किसी और से जुड़ी हैं तो उनको बोलिए और वो सहयोग करेंगे, निश्चित रूप से सहयोग करेंगे। आप जैसे हम प्रयास जारी रखिए। और सुनिए, आप बिल्कुल मतलब डिप्रेस मत होइए, आप संकल्पित होइए, प्रतिदिन करिए, प्रतिदिन करिए, प्रतिदिन करिए, मरते दम तक जारी रखिए। आप अपनी ओर से अपना प्रयास जारी रखिए। आप कभी ये ना कहना पड़े आपको कि मैं थक हार करके छोड़ दी। ये छोड़ दी आपको ना कहना पड़े। क्योंकि ये जो ब्रह्मांड है ना, ये खाली स्थान, ये साक्षी है। ये साक्षी को पता होना चाहिए कि हमारी मंशा क्या है। हम अपनी ओर से किसी प्रकार से ऐसी कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं, ये उनको पता होना चाहिए। बस आप टेंशन मत आइए और बस प्रयास जारी रखिए। जैसे जब हम आत्म समीक्षा लिखना शुरू किए तो काफी दिन तक लिखते रहे हैं, लेकिन फिर बीच में कुछ ऐसा कंडीशन आया जो छूट गया, और अब मैं काफी प्रयास करती हूँ कि उसको शुरू करें। कॉपी भी लेके लिखते हैं, पेन भी पकड़ते हैं, लेकिन शुरुआत नहीं होती है। फिर हम कॉपी बंद करके रखते हैं। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ?
ये व्यक्तिगत चर्चा हो जाएगी। मैं सोचती हूँ व्यक्तिगत रूप से अलग से बात कर लेंगे तो अच्छा होगा, है ना? क्योंकि मेरी समझ में जितना आ रहा है, समझ पा रही हूँ मैं आपकी कंडीशन को, तो वो है। और ये स्पेशली कुछ और बात होगी तो उसको समझना पड़ेगा। बस मेरे साथ यही प्रॉब्लम है दीदी कि हम गुरुजी से बहुत, मेरा बचपन से है जज्बा है कि हम बहुत सारा काम करें, हम शुरू भी वो करते हैं फिर बीच में रुक जाते हैं। बस सबसे बड़ी समस्या मेरे साथ यही है। आप बुधवार को जुड़िए, बहनों की मीटिंग में बुधवार को जुड़िए आप, है ना दीदी? बुधवार हाँ। को जुड़िए। अमृता दीदी, इनको नोट कर लीजिए, दीदी को प्रीति मोदी लिखी है। और कुछ है, दीदी मेरी पत्नी अपने भाग्य को लेकर हमेशा नेगेटिविटी में रहती है, उसे पॉजिटिव कैसे करूं? दीदी पत्नी मतलब भाई साहब हैं कोई? जी दीदी। वो दीदी को हमसे मिलवा दीजिए, जी दीदी को हमसे मिलवा दीजिएगा। जी दीदी। नेगेटिविटी में रहने का क्या मतलब है? नेगेटिविटी में रहती है मतलब क्या है? ये बहुत सारी दीदी बातें वो तो बोलती है मैं प्रयास करती हूँ लेकिन मेरी किस्मत में नहीं है, ऐसा करके वो हमेशा उसमें रहती है। मैं मेहनत करती हूँ, सब करती हूँ, फिर भी क्यों नहीं होता मेरे में? कर्मफल का सिद्धांत वाला जो चैप्टर होगा, जो होगा ना जब, तो आप प्रतिदिन जुड़िए, आपकी बातों का बहुत सारा वो मिल जाएगा आपको। कर्मफल के सिद्धांत वाला जब वो विषय आएगा तो ज़रूर मिलेगा, वो आ जी जाएगा, दीदी जी। है ना? जी दीदी। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। अवसाद से बचने के लिए क्या करें? बहुत सी हमारी बहनें अवसादग्रस्त हो रही हैं। ये अभी परसों एक विषय आएगा, तनाव के कारण और निवारण। महिलाओं के, लड़कियों के तनाव के कारण और निवारण, उसमें इसको लेंगे। ये इसमें अभी इंतज़ार करिए थोड़ा। हाँ जी, सेवा के क्षेत्र में गोल डिसाइड होना चाहिए क्या? ये आपकी इच्छा के ऊपर है। सामान्य सेवा अगर करते हैं तो वो तो वैसे ही चलता है, लेकिन अगर आप कोई महान सेवा करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप कोई गोल डिसाइड कीजिए, उससे सार्थक सेवा कर पाएंगे, नियोजित तरीके से समय का नियोजन करके। ज़रूर। मेरे ख्याल से अब समाप्त हो गया प्रश्नों का क्रम। तो शांति पाठ, इस शुभकामना